हेलो डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एसएस ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग डी शॉर्टिस ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कि इससे हम कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो दिस ब्रिज इज़ वेरी सिंपल एंड मैथमेटिकल अप्रोच इज़ वेरी सिंपल। बहुत आसान, 2 लाइनों में इसका डेरिवेशन होने जा रहा है। बस आप इसको ध्यान से लेक्चर को सुनिए। तो दिस ब्रिज इज सिंपलेस्ट मेथड फॉर कंपेयरिंग द टू कैपेसिटर्स। चलिए, ये आपका सर्किट डायग्राम आया। सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ए बी ब्रांच में एक कैपेसिटर C1 कनेक्ट है और ए डी ब्रांच में एक कैपेसिटर C2 कनेक्ट है। BC ब्रांच में एक रेजिस्टेंस R3 जो कि नॉन इंडक्टिव है और CD ब्रांच में एक नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस R4 है। E1 जो है वो पोटेंशियल है अक्रॉस AB ब्रांच के, और E2 जो है वो पोटेंशियल है AD ब्रांच के अक्रॉस। इसी तरह E4 जो है वो पोटेंशियल है अक्रॉस CD, और E3 पोटेंशियल है अक्रॉस BC। I1 करंट फ्लो हो रहा है ए बी ब्रांच में, और बैलेंस कंडीशन में हमको पता है कि ये सेम करंट फ्लो करेगा BC ब्रांच में भी। इसलिए I1 करंट जो है जो ए बी ब्रांच में फ्लो हो रहा है वही जो है वो BC ब्रांच में भी फ्लो करेगा। बैलेंस कंडीशन पे ही हमको जो है ये I2 करंट जो AD ब्रांच में फ्लो कर रहा है वही DC ब्रांच में भी फ्लो करेगा। तो अब हमारे पास देखिए 4 इम्पीडेंसेस है। Z1 क्या है, 1/j⍵ C1। Z2 क्या है, 1/j⍵ C2। Z3 क्या है, R3। Z4 क्या है, R4। इधर वाल देखिए फेजर डायग्राम है, 2 करंट I1 और I2 है। तो अब आप देखिए कि जो BC ब्रांच है वो प्योरली रेजिस्टिव है, और हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस में रेजिस्टिव ब्रांच अगर रेजिस्टेंस है तो उसमें वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। यानी अगर ये करंट है तो पोटेंशियल भी या वोल्टेज भी सेम फेज में होगा। तो देखिए E3 और E4 पोटेंशियल जो है वो एक ही उसी डायरेक्शन में है जिसमें I1 और I2 हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि E3 E4 का एरो उसी डायरेक्शन में है, उसका फेजर उसी डायरेक्शन में है, दोनों सब सेम फेज में है। तो E3 की वैल्यू क्या है बच्चों, I1 R3 जो कि यहाँ पे ये दिखाई है, और ये क्या है R4 इंटू I2, ये यहाँ पे दिखाया है। ठीक, तो ये तो हो गई इसकी ब्रांच। अब देखिए ए और बी ब्रांच और ए और डी ब्रांच ये कैपेसिटिव है। तो हमें पता है कि कैपेसिटेंस में करंट लीड करता है, वोल्टेज पीछे रहता है। करंट लीड करता है और वोल्टेज 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे लैग करता है। तो देखिए ये 90 डिग्री पे ये E1 और E2 जो है, क्योंकि दोनों बराबर है, बैलेंस कंडीशन है, तो ये 90 डिग्री पे लैग कर रहे हैं। तो E1 की वैल्यू क्या है, E1 की वैल्यू जो इसमें करंट है, ओम्स लॉ लगाइए, I/ω C1, और E2 की वैल्यू I/ω C2। ठीक, तो ये हो गया फेजर डायग्राम। अब जब बैलेंस कंडीशन है तो बैलेंस कंडीशन में क्या होगा कि इम्पीडेंस Z1 और Z4 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, किसके बराबर, Z3 और Z2 के। बस अब वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। तो Z1 Z4 की वैल्यू, Z2 Z3 की वैल्यू पुट करी, दोनों तरफ हमने देखा j⍵ टर्म कॉमन है, इसको कैंसिल आउट कर दिया, और यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ गया C1 की वैल्यू। ठीक, बहुत सिंपल है, 2 लाइनों में आपका मैथमेटिकल डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन आप R3 R4 को वेरी करके अननोन कैपेसिटर की वैल्यू निकाल सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि हम जो कैपेसिटर यूज करते हैं वो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस से फ्री नहीं होते हैं।
तो हमको ऐसे कैपेसिटर यूज करने हैं जिसमें डाइलेक्ट्रिक लॉसेस मिनिमम हो या बिल्कुल ना हो, जैसे कि एयर कैपेसिटर। ठीक है, अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू कैपेसिटर की चाहिए तो सम मॉडिफिकेशन उसमें करने पड़ेंगे, कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मॉडिफिकेशन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। इस लेक्चर में सिर्फ डी शॉर्टी ब्रिज के बारे में हमने स्टडी किया है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा सा ये ब्रिज है, 2 लाइन का डेरिवेशन है। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरह से, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के को भी इस चैनल के बारे में बताइए। और कोई भी डाउट अगर आपको है तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।